अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एंड चैप्टर नंबर 7 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों फॉलो किया जाता है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमारे पास दो बुक्स होती हैं, ठीक है, जो कि कैश बुक होती है एंड पासबुक होती है। उन दोनों बुक्स में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि ठीक करनी होती हैं और उसके लिए हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। और उसमें मिस्टेक्स किस तरीके की होती है, जैसे कि भाई देखें, एक बिजनेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लार्ज कंपनी, उन्होंने अपनी कंपनी में एक कैशियर को बिठाया हुआ है और उनके कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक से भी रिलेटेड है, मतलब बैंक में उन्होंने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है तो वहाँ पे एक कैशियर है। दोनों कैशियर जो हैं वो एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब पेमेंट्स हैं तो लेस कर रहे हैं अपने पास से, अगर कोई रिसिप्ट है तो ऐड कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट वगैरह है तो उसको ऐड कर रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस वगैरह उनकी पेमेंट्स को लेस कर रहे हैं। लेकिन जब साल के एंड में या महीने के एंड में उनके पास जब वो दोनों बुक्स, ऑनर के पास जब दोनों बुक्स सामने आती हैं तो उन दोनों के बैलेंसेस डिफरेंट होते हैं। बट डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ पेमेंट्स होती हैं जो लेस करना भूल जाते हैं, कुछ रिसिप्ट्स होते हैं जिनको ऐड करना भूल जाते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि उन गलतियों को ठीक कर सकें एंड बैलेंसेस को सेम कर सकें। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो ये टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7, वो चैप्टर नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी आता है। वो क्वेश्चन किस तरीके का होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में वो सिर्फ एक ही मिलेगी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनानी होती है। कभी कभार उसकी जॉइंट एंट्रीज भी कह दी जाएंगी, लेकिन ज़्यादा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक है। आए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू जिया एंड कंपनी। ये जो डेटा है ये जिया एंड कंपनी से रिलेटेड है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कुछ इस तरीके की हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स अच्छा मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ, जब हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लेती हूँ। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन जून 30। हमें जून 30 की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी, मतलब ये जो डेटा है इनका जो मंथ है वो लास्ट है 30 जून को, इनका पीरियड जो है मंथ का वो ख़त्म हो जाता है। तो महीने के एंड में अब हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, मतलब इनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं जिनको हमें ठीक करनी है। तो आए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं। वही है जिया एंड कंपनी, मतलब कंपनी का नेम तो लाजमी, फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे मिड लाइन में, फॉर द मंथ ऑफ एंडेड 30 जून 2012। यहाँ पे डेट लाजमी ही मतलब दी गई होगी क्वेश्चन में। इसका जो फॉर्मेट होता है वो बहुत सिंपल होता है। एक जो है बड़ा कॉलम होता है जो पर्टिकुलर का होता है, एक कैश बुक होती है एंड पासबुक। सिंपल फॉर्मेट है, ज़्यादा कोई इसमें जो है ना वो मुश्किल बात नहीं है, बस पर्टिकुलर, कैश बुक एंड पासबुक। यहाँ पे हम कैश बुक की करेक्शन करेंगे, वहाँ पे हम पासबुक की करेक्शन करेंगे। आए इनके ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। नंबर 1 ट्रांजेक्शन है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जून 30, 2012 ₹25,000। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक इनके पास आई और उसका बैलेंस जो है वो 25,000 है। तो हमने यहाँ पे लिखा बैलेंसेस और यहाँ पे हम लिख देंगे अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड क्यों लिख रहे हैं मैं आप लोगों को अभी ये बताती हूँ। तो ये अभी हमें जो है वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पता चलता है 25,000, तो हमने पासबुक की कॉलम में 25,000 लिख दी, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है बैलेंस एज पर कैश बुक जून 30, 2012 8,000। तो यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस आया, तो बैलेंसेस अनएडजस्टेड तो हमने पहली लाइन लिख दी है, बस हमने वो बैलेंस जो वो 8,000 रख दिए, मतलब बस पहली जो लाइन ट्रांजेक्शन होगी वो बैलेंसेस अनएडजस्टेड की होगी और जो दोनों बैलेंसेस हमें दिए जाएंगे वो हम दोनों कॉलम में लिख देंगे। पासबुक का बैलेंस हो गया और ये कैश बुक का बैलेंस। अब देखा जाए तो ये 30 जून 2012 को आए और 30 जून 2012 को दोनों बैलेंसेस जब हमारे पास आए तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, वो 25,000 है कि 8,000 है, जबकि इन दोनों के बैलेंस सेम होने चाहिए क्योंकि ये दोनों कैशियर जो है ना वो एक तरह की ट्रांजेक्शन्स को देख रहे हैं, तो इनके बैलेंसेस भी सेम होने चाहिए। लेकिन इनके बैलेंसेस नहीं सेम है क्योंकि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ पेमेंट्स हैं, कुछ रिसिप्ट हैं जो ये भूल गए हैं ऐड करना या लेस करना, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंसेस जो है वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए और इसे अनएडजस्टेड बैलेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये गलत बैलेंस है, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड करना भूल जाएं और वो बैलेंसेस हमारे साथ सामने आए तो वो अनएडजस्टेड कहलाते हैं। और अब हम बैलेंस एडजस्टेड पता लगाने के लिए ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक 6,000। अनप्रेजेंटेड चेक कौन से होते हैं भाई? देखें, हमने परचेजेस की, उसके लिए एक चेक इशू कर दिया 6,000 का, तो जो बिजनेस में बैठा कैशियर है वो फ़ौरन से जो है अपने पास से 6,000 लेस कर देगा क्योंकि इसकी पेमेंट हुई है।
क्योंकि ऑनर वगैरह ने कोई चीज़ वगैरह जो है वो कंपनी के लिए खरीदी है तो उसकी पेमेंट हमने यहाँ से लेस कर दी। लेकिन अनप्रेजेंटेड चेक वो है कि बैंक ने अपने पास से लेस नहीं करा, क्योंकि बैंक को भी अपने पास से लेस करना चाहिए था, क्योंकि उसने चेक इशू किया है, उसने जो भी परचेजेस की उसकी जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू हो रही है। तो जो बैंक उनकी कंपनी में जो कैशियर बैठा हुआ उसने तो बिल्कुल फ़ौरन से अपने पास से 6000 लेस कर दिए, लेकिन बैंक ने अपने पास से लेस नहीं करे, तो इसलिए वो अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से हमारे सामने आ जाते हैं। और वो फिर क्या करेंगे, अब बैंक इसको लेस करेगा, ठीक है ना। बैंक अपने पास से लेस करना भूल गए तो अब हम करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा लेस आउटस्टैंडिंग चेक, सामने हमने अनप्रेजेंटेड चेक भी लिख दिया और ये 6000 लेस कर दिया कि पासबुक में 6000 लेस करना भूल गए थे, तो अब हम लेस करें 6000, ठीक है। ये एक पहली गलती हमने ठीक कर दी। 4 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अनक्लियर चेक, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 3000। अच्छा, अनक्लियर चेक कौन से होते हैं भाई, किसी ने हमसे सेल्स वगैरह की उधार पे, अब उसकी पेमेंट हो रही है 10 दिन बाद, ठीक है, और उसने पेमेंट जो है वो कर दी, ठीक है, लेकिन चेक के थ्रू करी। तो बैंक जो कंपनी में कैशियर बैठा उसने बिल्कुल फ़ौरन से अपने पास जो है वो 3000 ऐड कर ली। लेकिन अगर बैंक अपने पास ही पैसे ऐड नहीं कर रहा तो वो अनक्लियर चेक के नाम से हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है, कि ये अनक्लियर चेक वो हैं कि जिनकी पेमेंट हो चुकी है लेकिन बैंक ने अपने पास ऐड नहीं करे। भाई जो पैसे बिजनेस मतलब कंपनी को रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, रिसीव हो रहे हैं, वो पैसे तो हमें ऐड करने चाहिए ना, लेकिन कैश बुक में तो वो चीज़ ऐड है, लेकिन अगर बैंक बुक में ऐड नहीं है तो वो अनक्लियर चेक के नाम से हमारे सामने आ जाएगी। तो अभी 3000 का हम क्या करें, हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि पासबुक में इसको ऐड करना भूल गए। तो यहाँ पर हमने ऐड लिखा, अनक्लियर चेक लिखा एंड 3000 से हमने ऐड कर दिया। जो चीज़ ऐड हो रही है, जो चीज़ लेस हो रही है वो यहाँ पर हम मेंशन करते रहेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये चीज़ लेस हुई है एंड ये चीज़ ऐड हुई है। तो यहाँ पे ऐड अनक्लियर चेक 3000। 5 बैंक चार्जेस डेबिट डिटेक्टेड बाय बैंक 500। अच्छा, एक मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूँ। एक ये है कि हमारा जो डेबिट है, ठीक है, हम डेबिट किसे कहते हैं, अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा डेबिट होता है वो, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ डेबिट में तो इट्स मीन कि वो चीज़ हमारे पास है, लेकिन बैंक का डेबिट वो होता है जो चीज़ उनके पास से जा रही है। मतलब हमारा डेबिट और उन डेबिट को बैंक जो है वो क्रेडिट कहता है। अगर कोई चीज़ हमारे पास ऐड हो रही है तो वो डेबिट साइड पर आएगी, लेकिन बैंक उसको क्रेडिट कंसिडर करता है। और कोई चीज़ हमारे पास से जा रही है तो वो क्रेडिट साइड पर होगी, लेकिन बैंक उसको डेबिट कंसिडर करता है। तो हमारा डेबिट और उनका क्रेडिट, और हमारा जो क्रेडिट है वो बैंक वालों का डेबिट है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये है कि बैंक चार्जेस डेबिट डिडक्टेड बाय बैंक, मतलब बैंक से डेबिट है तो बैंक का जो डेबिट है इट्स मीन कि उन्होंने लेस की है, ठीक है। अगर डेबिट बाय बैंक है तो इट्स मीन कि बैंक किसी चीज़ को, बैंक ने जो है ये 500 लेस की है, ठीक है। और डेबिट बाय बैंक हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, नहीं हम इसको लेस करेंगे ना, क्योंकि बैंक से डेबिट है, मतलब बैंक चार्जेस को, ये एक्सपेंस था, बैंक की चार्जेस थी जो कि बैंक से डेबिट हो गई है, मतलब लेस हो गई है 500 की। लेकिन हमारे पास से लेस नहीं, मतलब कैश बुक ने इसको लेस नहीं करा, तो अब कैश बुक लेस करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा लेस बैंक चार्जेस 500, ठीक है। डेबिट बाय बैंक लिखा आ जाए तो समझिएगा कि बैंक ने इस अमाउंट को लेस कर लिया है और कैश बुक इसे जो है वो करना भूल गया, तो अब कैश बुक में हमने ये 500 लेस कर दी, ठीक है। 6 है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर 7000। कस्टमर की तरफ से एक डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है 7000। डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब आपको इन्फॉर्म, मतलब जो कंपनी के जो ओनर हैं या जो कैशियर हैं उनको मतलब इन्फॉर्म नहीं किया, डायरेक्ट जो है अकाउंट में डिपॉजिट हो गए 7000। तो बैंक में चले गए, लेकिन हमारे पास तो इसको मतलब हमारे पास हमने तो इसको ऐड ही नहीं किया क्योंकि ये डायरेक्ट डिपॉजिट था। अब हमें जो इस ट्रांजेक्शन से पता चल रहा है कि एक कस्टमर था जिसने डायरेक्ट डिपॉजिट करें 7000, तो अब उसको ऐड करेंगे कैश बुक में। ऐड अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट डिपॉजिट 7000। अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने कोई सेल्स वगैरह की होगी जिसके पैसे अब आए, ठीक है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल होता है कि हमने एक चीज़ बेच दी और उसके पैसे बाद में आए, तो वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। तो 7000 से हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। 7 में प्रॉफिट रिटर्न ऑन डिपॉजिट क्रेडिट बाय बैंक। अभी क्रेडिट बाय बैंक है, तो बैंक का जो क्रेडिट होता है तो वो होता है कि बैंक ने कोई अमाउंट है जो कि ऐड करी है, ठीक है। तो क्रेडिट बाय बैंक है, इट्स मीन कि बैंक ने तो उसको ऐड कर लिए, बस कैश बुक में इसको ऐड करना बाकी है, तो हम कैश बुक में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड लिख के प्रॉफिट लिख दिया एंड 1000 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया कि प्रॉफिट था
जो कि क्रेडिट बाय बैंक था, मतलब बैंक से ऐड था, अब हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 1000 हमने कैश बुक में ऐड कर लिया। 8 ट्रांजेक्शन जो थी वो थी इंटरेस्ट चार्जेस बाय बैंक 2000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट की कुछ चार्जेस थी जो कि 2000 की थी और कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो जितनी भी तरह की चार्जेस होती हैं, ठीक है ना, कोई भी चार्जेस हो वो सब कैश बुक से लेस होती हैं अगर वो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। तो ये भी चार्जेस हैं जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, और जिस भी तरह की चार्जेस हो वो कैश बुक से लेस होगी, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने लेस इंटरेस्ट चार्जेस 2000 से हमने कैश बुक से लेस कर दी। 9 ट्रांजेक्शन है इसकी डिसऑनर चेक 4000 ऑफ अ कस्टमर रिटर्न बाय बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। अच्छा, डिसऑनर चेक भाई किस तरीके का होता है? किसी को हमने सेल्स करी, उसने हमें 4000 का चेक दे दिया। अब हम गए बैंक में इस 4000 को विड्रॉ करने, लेकिन उनके अकाउंट में 4000 ही नहीं थे। उन्होंने 4000 का तो हमें चेक दे दिया, जब हम बैंक गए ये पैसे विड्रॉ करने तो मतलब उनके अकाउंट में 4000 ही नहीं है। तो फिर बैंक इस चेक को वापसी कर देता है कि भाई जितने पैसों का, जितनी अमाउंट का आप चेक लेके आए हैं उतनी अमाउंट तो अकाउंट में है ही नहीं, तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर चेक हमेशा कैश बुक से लेस होता है, क्योंकि ये किसी कस्टमर की पेमेंट हो रही है। तो कस्टमर की जो पेमेंट होती है वो तो हम ऐड कर ली ना, मतलब भाई फला डेट पे इस कस्टमर ने 4000 का चेक जब दिया तो कैश बुक में वो पैसे ऐड हो गए, लेकिन बाद में बैंक ने ये इन्फॉर्म किया कि 4000 का जो चेक था कस्टमर की तरफ से वो रिटर्न हो गया है बैंक से, मतलब बैंक ने उसको वापसी कर दिया। तो अब हम उस अमाउंट को कैश बुक से लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा लेस डिसऑनर चेक 4000 हमने लेस कर दी, क्योंकि वो अमाउंट थी जो हम ऐड कर चुके थे, अब हम उसको लेस कर रहे हैं। 10 बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक। बिल रिसीवेबल था जो कि बैंक से कलेक्टेड था, ठीक है ना, 17,000। तो यहाँ पर देने का मकसद ये है कि बैंक ने तो उसको कलेक्ट कर लिया लेकिन कैश बुक ने उसको कलेक्ट नहीं किया। तो अब यहाँ पे हम लिख के ऐड बिल रिसीवेबल 17,000, ठीक है। एंड डिसऑनर चेक की एक बात ये भी बता दूं कि डिसऑनर चेक हमेशा कैश बुक से लेस होगा, ठीक है। इसका बैंक से कोई ना ताल्लुक नहीं, क्योंकि डिसऑनर चेक यहाँ पे देने का मकसद ये है कि बैंक ने इसको रिटर्न कर दिया, बैंक ने अपने पास से इस अमाउंट को लेस कर लिया, बस कैश बुक में जो है वो इस अमाउंट को लेस करना बाकी, तो हमने अब कर ली, ठीक है। इसके बाद 10 ट्रांजेक्शन थी वो भी हमने देख ली थी। 11 ट्रांजेक्शन देख रहे थे। नोट्स पेबल पे बाय द बैंक 4500। नोट्स पेबल है जो कि बैंक की तरफ से पे है, तो यहाँ पे देने का मकसद ये है कि कैश बुक से ही लेस नहीं है 4500। तो अब हम कर लेते हैं, तो लेस कर देंगे नोट्स पेबल 4500। ये ट्रांजेक्शन्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन आगे का क्या इसका जो प्रोसेस है कि जब हम सारी ट्रांजेक्शन बैंक रिकन्सिलेशन में एडजस्ट कर लें, जो भी गलतियाँ हैं उनको ठीक कर लें, उसके बाद ये होता है कि हम टोटल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि टोटल किस तरीके से होगा, ये सारी अमाउंट टोटल नहीं हो जाएगी, देखिए 8000 उसमें माइनस करेंगे 500, फिर प्लस करेंगे 7000, फिर ऐड करेंगे 1000, फिर लेस करेंगे 2000, लेस करेंगे 4000, ऐड करेंगे 17000 एंड लेस करेंगे 4500। तो हमारा जो बैलेंस है वो आएगा 2 लाख नहीं 22,000, ठीक है, 22,000। एंड जो कि अब हम पासबुक का टोटल कर लेते हैं। तो 25,000 में हमने लेस करे 6000 एंड ऐड करें 3000, तो इसका बैलेंस भी जो आया वो देख सकते हैं आप यहाँ पे 22,000, ठीक है, 22,000। तो ये बैलेंस एडजस्ट कहलाएगा कि हमने दोनों के बैलेंसेस जो हैं वो सेम कर लिए, ठीक है। ये देखें दोनों के बैलेंसेस जो हैं वो 22,000 आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के बैलेंसेस हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। तो बैंक रिकन्सिलेशन अकाउंटिंग सिस्टम इसलिए फॉलो किया जा रहा है ताकि इन बैलेंसेस को हम सेम कर सकें, इनकी जितनी भी गलतियां उनको ठीक कर सकें, और ये बैलेंस एडजस्ट कहलाएगा। ये बैलेंस एडजस्ट क्यों कहलाएगा, क्योंकि बहुत सी एडजस्टमेंट थी जो कि हमने एडजस्ट करी, उसके बाद बैलेंस पता लगाया, तो वो एडजस्टेड बैलेंस कहलाएगा। और जो हमें दिया गया होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का कंप्लीट हो गया है।